आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये शब्द आप लोग जहाँ कहीं जाते हैं, बस में सफ़र में, ट्रेन में सफ़र में, एरोप्लेन पे, समाज में, तो सब डेली सुनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, अच्छा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है वो बहुत कम लोग को मालूम है। आज के लेक्चर के बाद आप जब यहाँ से निकलिएगा पढ़ के, ये लेक्चर सुनिएगा ध्यान से, यानी कि 40 मिनट तक का लेक्चर चलेगा, तो आपको एक नहीं कम से कम 5-7 चीज़ ऐसे सीखेंगे और जो लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। इंफ्रा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधारभूत संरचना। अब लिख लो, क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना या बुनियादी सुविधा। ठीक है, हम पहले भी बताए होंगे लेक्चर से, लेकिन ये पूरा चैप्टर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा चैप्टर्स है जो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग को पढ़ना रूरल डेवलपमेंट। तेज समझे रहेंगे तो आपको समझना आसानी होगा। ये होता है बाबू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लिख लो, जगह नहीं है। हिंदी में कहते हैं सामाजिक बुनियादी सुविधा, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक बुनियादी सुविधा। ठीक है, और इसका 2 पार्ट है। जैसे आप लोग शुरू में 5 बोले थे, अच्छी बात है, पहले बताए थे, लेकिन यहाँ पे 2 है। पहला में क्या होगा? पहला में होगा हेल्थ, और दूसरा में क्या होगा? एजुकेशन। ठीक है, फिर इसका 3 होता है। कितना होता है? 3। पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, और तीसरा क्या होगा? तो पहला होता है, बोलो, पहला ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा है एनर्जी। क्लियर? ध्यान से समझिए। व्हेन आई वाज टीचिंग यू, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द चैप्टर 1 Indian economy on the eve of independence, then we have discussed on this particular words infrastructure. Now this is the chapter through which you have to go through the details of this particular unit. तो उस डिटेल्स में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। तो देखो, ये 5 पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट का। अगर ये 5 चीज़ जो हम बताएं, अगर ये 5 चीज़ किसी कंट्री में अगर डेवलप स्टेज में है, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, तो वह कंट्री को डेवलप कंट्री माना जाता है। याद रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना कंपोनेंट? 5। पहला क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बिना देख के बता। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो। पढ़ा लिखा की तरह बोलो। देखो, नहीं समझे? पढ़ा लिखा की तरह बोलो। बोलो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। फिर से बोलो।
जब आप लोग बोलते हैं थोड़ा कॉमा दे के बोलिए। बोलो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी। बोलो। याद हो गया? ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये पांचों चीज किसी कंट्री में है और डेवलप स्टेज में है तो वह कंट्री क्या कहलाएगा? डेवलप कंट्री कहलाएगा। याद रहेगा? और ये पांचों चीज देखो फिर से, पांच और इसके अंदर बहुत सारा सब यूनिट है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, सब कुछ है लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे इंडिया है, इंडिया में हेल्थ है, इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। नए हॉस्पिटल, कॉलेज, उसमें मॉडिफिकेशंस, मॉडर्नाइजेशंस हो रही है। एजुकेशन लगातार विश्वविद्यालय खुल रही है, शिक्षा में सुधार हो रही है। और ट्रांसपोर्ट में होता है रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अभी देखे हो इस साल के बजट में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। आज बनाने की बात है, लेकिन याद करो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, उस समय जो चुनी गई सरकार थी, जब डिप्रेशन आया था उस समय वहाँ की राष्ट्रपति कौन थे? हूवर। याद रहेगा? कौन थे? हूवर। अरे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 1929 में पहला क्वेश्चन तो है ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब आया था तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? हूवर। कौन थे? हूवर। तो उस समस्या से वो निजात नहीं दिला पाए तो नए चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ तो कौन जीत गया है? रूजवेल्ट। कौन जीत गया है? रूजवेल्ट आए। रूजवेल्ट आए। और जब हूवर थे तो केन्स थे, लेकिन केन्स कहाँ के थे? केन्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ, अभी आप लोग क्या जानते हैं? केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। केन्स इज द फादर ऑफ। तो कहिएगा सर केन्स के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो टॉपिक है उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं। तो केन्स कब थे? जब हूवर थे। और केन्स बोले थे कि कैपिटलिज्म फेल हो गया, आपका मार्केट डूब गया, मार्केट में पैसे को लगाना नहीं चाह रहा है। अगर चाहते हैं कि फिर से प्राइवेट सेक्टर यहाँ पैसा लगाए तो पहले मार्केट में विश्वास पैदा कीजिए। और मार्केट में विश्वास फिर से जनरेट करने के लिए जरूरत है एक नई पॉलिसी का, जो कौन लेके आए? नई चुनी गई सरकार रूजवेल्ट के द्वारा। रूजवेल्ट एक ऐसे राष्ट्रपति हुए, ऐसे लोकप्रिय हुए, वो 2 नहीं 3 बार चुने गए और अंत में बना दिए भाई कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। इतने पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है? अमेरिका के वैसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए। और केन्स कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे। इन्होंने एक पॉलिसी दिया जिसको हम लोग आज मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। इन्होंने कहा कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया है वो क्यों आया है? क्यों आया है? ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया है उनके हिसाब से? ग्रेट डिप्रेशन आने के पीछे क्या कारण था? एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सामूहिक मांग। अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग होती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। पढ़िएगा 12, फिर आगे जब सेकंड पेपर में पढ़िएगा ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पढ़ना ये सब है, लेकिन समझ कर रहिए। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट कौन दिए थे? केन्स उसे पॉपुलर बनाए। दिए कौन थे? माल्थस का नाम सुने हैं? पॉपुलेशन सिद्धांत पढ़े हैं? पढ़े जी पॉपुलेशन सिद्धांत? नहीं पढ़े? जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगा, 9th में 10th में पढ़ना था। माल्थस के सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत नहीं पढ़े तब जान लीजिए। क्वेश्चन मिलाने वाला पूछता है कि जनसंख्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किससे कंसर्न? कट लगेगा माल्थस से। माल्थस ने दिया था एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट, जिस टूल को यूज करके
केन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो डिप्रेशन आई है वो एग्रीगेट डिमांड में कमी, नहीं कि डिमांड में कमी के कारण। जब डिमांड होगा तब ना सप्लाई होगा, बोलो। जब किसी बाजार में वस्तु की मांग होगी तभी ना प्रोड्यूसर उसको बनाएगा। एक समय था जब आर्ट्स के लोग नहीं पढ़ते थे तो लोग सप्लाई भी नहीं करता था। ह्यूमैनिटीज पेपर को लोग कोचिंग नहीं पढ़ते थे। ये सब दिन से सुपीरियर रहा है। आज आपके लिए, हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद वैसे इसी पेपर को पढ़ के आगे बने और पूरी दुनिया में नाम कमाए। क्लियर? तो भाई हमारे समाज में इस पेपर को इन्फीरियर समझा गया कि यह कहानी है, कहानी पढ़ के क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं इतिहास पढ़ के क्या करेंगे। इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि कल हो कि कोई पॉलिसी बनाए तो इतिहास पढ़िएगा ना। इतिहास सिर्फ वही इतिहास ने जो पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का भी हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री होता है, सबका हिस्ट्री होता है ना। तो जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पहले का जो पॉलिसी बना उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका अध्ययन कीजिएगा, तभी नया पॉलिसी बनाइए, क्या समस्या होगा। एनीवे, तो जो हमारे केन्स हैं, केन्स बोले थे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए अमेरिकी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब रोड बनाइए। जैसे क्या है समझो एग्जांपल से, जैसे उन्होंने कहा ऐसा वाला रोड बना दीजिए, तो एक बोले कि रोड बना हुआ है, बोले रोड को तोड़ दीजिए, है ना। क्या बोले? रोड को तोड़ दीजिए, रोड को फिर से बनाइए। कौन बोले? केन्स। समझो चीजों को, कौन बोले? केन्स बोले। क्यों? ताकि अर्थव्यवस्था में लोगों को काम मिले, है ना। क्या मिले? जो मैक्रो किताब है ना उनका, उसका नाम क्या मालूम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कौन लिखे थे? मार्शल बताए थे। और इनकी किताब का नाम है जनरल थ्योरी। पूरा नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बताए थे पहले, तुम लोग भूल गया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो पानी बोलने लग दे, ठीक है। चलो किताब का क्योंकि पढ़िए ना तो पूरा दिल से पढ़िए। किताब का नाम नहीं किया, किताब का नाम क्या बार पूछा है। देखो केन्स की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? बोलो मेरे साथ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कान में आवाज नहीं जा रहा क्या? बोलो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में कहते हैं जनरल थ्योरी। कौन लिखे थे? कब लिखे थे? 1936 में लिखे थे, है ना। निकाल के दीजिए ना। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन देखो। एक है पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में क्या शब्द है? आई। और मैक्रो में क्या शब्द है? ए। आई मतलब इंडिविजुअल, आई मतलब इंडिविजुअल, और ए मतलब एग्रीगेट। क्वेश्चन तुम्हारा है तो एग्रीगेट शब्द क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडिविजुअल किसका है? माइक्रो का पार्ट है। अगर एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? माइक्रो। और सामूहिक क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्लियर है? क्लियर है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे? जेम्स केन्स। जेम्स केन्स कौन की किताब लिखे थे? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब देखो यहाँ समझो, इंटरेस्ट मनी, इंटरेस्ट वर्ड क्या है? माइक्रो है मैक्रो? मैक्रो होगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? मैक्रो होगा। अगर अर्थव्यवस्था में कोई एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। बहुत सब क्वेश्चन नहीं छुपा हुआ है। अगले से फिर पढ़ाएं। कैसे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर तब बता दिए जब पढ़ाएं, तो इसी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेशन होता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं
तो केन्स को कैसे न याद करें, क्योंकि केन्स ने कहा था रोड बनाइए, पुल बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए। तो कहाँ से बनेगा? तो सरकार को बोला आप बनाइए। सरकार ने कहा पैसा नहीं है, तो बोला पैसा उधार लीजिए। तो पैसा उधार कहाँ से लीजिए? बोला देश के अंदर से लीजिए, बॉन्ड जारी कीजिए, और वो जो पैसा कलेक्शन हो उस पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्टिव काम पे। प्रोडक्टिव काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोडक्टिव काम क्या है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकार पैसा खर्च करती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। नहीं समझे? जैसे कि मान लिया तुम पैसा अगर शादी विवाह में खर्च कर दो तो क्या कहलाएगा? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। और वो पैसा अगर एजुकेशन में खर्च हो जाए क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बातें समझ में आई कि नहीं आया? आ गया? क्या समझे? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर यानी कि अगर सरकार हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर, कम्युनिकेशन पर और एनर्जी पर पैसा खर्च करती है तो क्या कहलाएगा? प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अगर सरकार पैसा खर्च करती है युद्ध पर क्या कहलाएगा? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। तो खर्च युद्ध पे होना चाहिए, खर्च इस पे होना चाहिए। अब बताओ, जब देश को आज़ादी मिला था तो वाज इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी? कभी नहीं। वाज डेवलपिंग? वो भी नहीं था। तो क्या था? अंडर डेवलप था। मतलब था सब कुछ, हेल्थ भी था, एजुकेशन भी था, ट्रांसपोर्ट भी था, कम्युनिकेशन भी था और एनर्जी भी था। ये सब कुछ था। ये क्या था? ये सब कुछ था, लेकिन सब क्या था? अंडर डेवलप स्टेज में था। क्या था? बताए थे, याद करो चैप्टर 1 कि हमारे का जो मशीन था डेप्रिसिएटेड था, खराब था। हमारे का रोड था, खराब था। हॉस्पिटल इन PMCS जैसे प्रिंस चार्ल्स कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं, लिफ्ट तो था लेकिन कभी उठा नहीं, बड़का लिफ्ट लगा हुआ था। ठीक है। एजुकेशन की हालत वही थी। ट्रांसपोर्ट रोड थोड़ा थोड़ा था, कहीं कहीं था, टूटा फूटा था। युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उसके कोई मेंटेनेंस भी नहीं किया। बताए थे तुम लोग को कि जस्ट आज़ादी मिलने के पहले सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हमारे पास रिसोर्सेज था उस रिसोर्सेज का एक्सेस यूज किया गया। अब किसी तराजू को लो, उसकी क्षमता रहे 50 किलो का, अब बैठ जाएगा 70 किलो कोई आदमी, तो तौल तो देकर ना कहीं उसको 70 किलो अगर 90 किलो ना बन जाए और दवा खाने लगे हम लोग की तरह। समझे? तो क्षमता से अधिक उपयोग कीजिएगा तो मशीन खराब हो जाएगा। और वैसे मशीन को, वैसे फिजिकल एसेट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएटेड कहते थे, बताए थे उस समय। कम्युनिकेशन का साधन चिट्ठी था, है ना, और एनर्जी कहीं कहीं था, कहीं नहीं, बिजली आ गई थी। तो यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो कैसा देश था? अब देखो, ये पांचों में से कोई अगर एक गायब हो जाए, ये नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं अनडेवलप्ड। एक होता है अन मतलब है ये नहीं, एक दो। अंडर मतलब है सब कुछ लेकिन डेवलप नहीं है। डेवलपिंग मतलब आगे और बढ़ रही है। अगर सब कुछ है तो डेवलप। तो कितना तरह का हुआ? अनडेवलप, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप। ठीक है। अब कहिए सर अनडेवलप का नाम बोल लीजिए। बहुत सारा ऐसा गांव मिल जाएगा जहां पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी रोड बन गया, टेलीफोन है, चिट्ठी पहुंच जाता है, बिजली है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इस गांव को बोलते हैं अनडेवलप। डेवलप की ज़रूरत है। हर गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, छोटके हो, है ना, हाई बस्ती में छोटा एजुकेशन सेंटर होना चाहिए। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो, अगर इन सभी के विकास में सरकार पैसा खर्च करती है तो पहला तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, दूसरा रोजगार बढ़ेगा, जैसा कि भी हो रहा है। सरकार चाहे जो भी हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन पूरे इंडिया में रोड बन रही है कि नहीं? बन रही है ना। बिहार में भी बन रहा है। भले कहते बिहार गरीब है, गंगा पथ जिसे मेरीन ड्राइव कहते हैं,
ओवरब्रिज कितना बना, हॉस्पिटल, कॉलेज, न जाने कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बन रही है। इससे रोजगार का विकास हो रहा है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। एंड दिस इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था का बेस क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी। और क्या चाहिए? किसी राज्य में अगर ये पांचों चीज को विकसित कर दिया जाए तो क्या वो राज्य विकसित होगा कि नहीं? अगर बिहार में खूब बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल हो जाए, जैसे हम तो कहते भी हैं कि जैसे पीएमसीएच है, ये पीएमसीएच ऐसा ऐसा एम्स ऐसा ऐसा हर जिला में हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकार को दो चीज हमेशा फ्री में देना चाहिए, हेल्थ और बाकी सब ठीक हो जाएगा। पॉपुलेशन भी नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि सब पढ़ लिख जाएगा तो 4 बच्चा खिलाने किसके पास समय है? 4 बच्चा खिलाइएगा? लेकिन नहीं सर, एक बहुत है। क्या जी हंस रहा है? क्या वो चाहिए? ये वो चाहिए, बोला ना। हम बताए भी थे पहले कि हर बच्चा अगर सरकार सबको पढ़ा लिखा दे तो इतने हेवी अमाउंट जो खर्च करते हैं किस पे खर्च करते हैं? पॉपुलेशन नियंत्रण पर। वो सब करना नहीं पड़ेगा। हेल्थ सुधर जाए और एजुकेशन सुधर जाए। एजुकेशन सुधर जाएगा तो हेल्थ तो सुधर जाएगा। इसको बोलते हैं सोशल, क्या बोलते हैं? सामाजिक। असामाजिक काम करने की दायित्व किसकी है? सरकार की। किसकी है? सरकार। क्या गलत बोले हम? क्या सही बताए ना? हेल्थ और एजुकेशन फ्री होना चाहिए कि नहीं? एक इतने सारे बच्चे, एक स्वर में बोलिए, क्या किसी भी देश की सरकार को हेल्थ और एजुकेशन फ्री में देना चाहिए? सहमत हैं? तो चलिए, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे जो पहुंचाएंगे सरकार तक, एकदम फ्री होना चाहिए। जितना पढ़ना है ना, कोई फीस नहीं होना चाहिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को। और जो पढ़ने में नहीं है उसको भी ट्रेनिंग दीजिए, है ना। रिजर्वेशन है ना कि तुमको मिलेगा नौकरी 30 साल तक, तो रिजर्वेशन वाले को 35 साल तक। तो ये हमारा एजुकेशन है जो किसी भी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इट इज़ ओनली एजुकेशन विच में ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। जबकि थियोरेटिकल पेपर है इंडियन इकोनॉमिक्स, कथा कहानी थोड़ा सुनना पड़ता है, सत्यनारायण स्वामी कथा कहते हैं, लेकिन यही कथा अच्छे से कहिएगा, यही आपको नौकरी दिलाएगी। इसी को अच्छा से लिखिएगा। अब क्या आप कुछ से कोई पूछेगा कि भाई आज देखिए, डेवलप और अंडर डेवलप का बहुत सारा पैरामीटर होता है, लेकिन जो पैरामीटर बता दिए हैं क्या भूलिएगा लाइफ में? कोई तुमसे पूछता है ना भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बता पाओगे ना इसमें कितना चीज होता है? पहला, दूसरा, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा एनर्जी। 5 चीज है और यही है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। आप देखते होंगे सरकार हमेशा कहती है हम आयुष्मान योजना का तो इतना पैसा देंगे, है ना। एजुकेशन पे सरकार जोर दे रही है। हमें नहीं कितने जोर दे रही है, जितनी क्षमता होती है सरकार के, और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं, लेकिन सरकार जितना पैसा खर्च करती है शायद बच्चों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, इनरोलमेंट रेट है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब होता है नाम कटवा लेना एडमिशन कराने के बाद। इनरोलमेंट का मतलब होता है नाम कॉलेज में लिखाना, स्कूल में लिखाना। अपनी अपनी मजबूरी होती है। और देखिए होता है क्या है कि अब किसी भी देश में, कोई भी देश हो, हर देश की सरकार की पहली प्रायोरिटी होती है कि उसके देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एकदम ट्रेंड हो, और उसको ट्रेंड का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है? ए सब एजुकेशन। क्या है? चलो अब लिखो मीनिंग ऑफ इंफ्रा। अब तो समझ में आ गया? अब लिखो मीनिंग्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर signifies infrastructure
Infrastructure signifies those facilities, services, and activities like health, हिंदी में लिखा देंगे, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी, which are pre-required elements for economic and social development. हिंदी में लिख लीजिए, आधारभूत संरचना का अभिप्राय, आधारभूत संरचना का अभिप्राय उन सुविधाओं, सेवाओं तथा क्रियाओं, है ना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, परिवहन, संचार एवं ऊर्जा, है ना, इत्यादि से है, जो देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार होते हैं। जो देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार क्या होता है? हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और एनर्जी, है ना। एक गांव है सुनसान, है ना, उस सुनसान गांव में आप अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे थोड़ा फैक्ट्री, रोड, सब कुछ बना दीजिए, देखो एरिया कैसे चकाचक हो जाता है। बहुत सारे तुमको ऐसे जगह मिलेंगे, जैसे पटना में मीठापुर हैं, कितना ख़राब एरिया दिखता था, जैसे जहाँ पे भी संपत चक में बस स्टैंड बना है, वहाँ सब कुछ विकसित हो गया, कैसे लग रहा है, एकदम चकाचक दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे इन सारी सुविधाओं का विकास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख रहे हैं कि सभी जितने सारे गांव हैं, सभी गांव में छोटा हॉस्पिटल, है ना, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, सभी चीज़ों का विकास सरकार कर रही है। और हर सरकार की ऑब्जेक्टिव यही होती है, सोशल वेलफेयर। अब अलग बात है कि समाज के कुछ वर्ग लोग उनसे जो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो एक्सपेक्ट, लेकिन हर समय समय पर कुछ ना कुछ हमारे के यहाँ विकास हो रहे हैं। अब अलग बात है कि उसकी लोग मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। लेकिन जो चीज़ें हमें बन के मिलती है वो हमारे नहीं कि पूरी जनता के लिए धरोहर होती है, और उसकी देखभाल करना भी हम लोग की जिम्मेदारी होती है। तभी किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग हल्ला हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, तो हमारा ही नुकसान है ना। ट्रेन अगर डिस्टर्ब हुआ, न जाने कितने लोगों की एग्ज़ाम छूट जाती है, ऑफिसें छूट जाती है, शादी तक कैंसिल हो जाता है, होता है ना जी, जब हंगामे होते हैं तब, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का आधार होता है। अब लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का महत्व। पहला लिखो सिग्निफिकेंस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास में महत्व, है ना, महत्व कृषि विकास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ पे कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में
इरिगेशन की सुविधा यानी सिंचाई की व्यवस्था का विकास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखो अब आप ही समझिए, जैसे देखो ये आपका क्या है, ये आपका एग्रीकल्चर है, क्या है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में विकास के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला क्या चाहिए जी, इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था। और क्या होना चाहिए, बोलो, इसमें भी अच्छा रोड होना चाहिए ताकि सामान शहर तक पहुँचे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए ताकि नए नए चीज़ों का विकास हो। और बोलो तुम लोग, हाँ हाँ, तो यहीं से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा ना। और बोलो सिंचाई में भी अलग अलग है, कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए, पैम्प सेट की व्यवस्था होना चाहिए, रिवर को जोड़ देना चाहिए। यदि एक्सेस वाटर है, जैसे मान लो वो जगह बाढ़ आती है तो बाढ़ वाला पानी को उधर छोड़ दे जहाँ सुखाड़ है, ये सुखाड़ है। और बोलो, हाँ, तो इसको बोलते हैं रूरल क्रेडिट, ग्रामीण बैंक वाले पढ़ाएंगे। रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के अंदर क्या है, KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड। कब आया था, 1998 में आया था। ये सब क्वेश्चन बनते भी जाएगा। और बोलो HYV सीड्स मतलब हाई व्हील्स सीड्स की व्यवस्था होनी, वो सब इसी में आ जाता है। हालांकि हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स, चलो ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की सॉरी समझ गए, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपके हैं। दूसरा लिखो, सिग्निफिकेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग के विकास में महत्व, उद्योग के विकास में महत्व। देखो जब हम उद्योग, हमारे के यहाँ कोई भी व्यक्ति है ना जी, हमारे के यहाँ कोई भी व्यक्ति जब कहाँ आते हैं, इंडस्ट्री लगाने आते हैं। मान लो उनको इंडस्ट्री लगाना है तो ज़मीन क्या देती है सरकार, क्या कहती है, आइए हम आपको ज़मीन देते हैं। ज़मीन के साथ क्या चाहिए उसको, अच्छा क्या चाहिए, रोड की व्यवस्था, अच्छा रेल की व्यवस्था, अच्छा पोर्ट की व्यवस्था, अच्छा एयरपोर्ट की व्यवस्था। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। हमारे पास अच्छा एनर्जी का सुविधा होना चाहिए, है कि नहीं। और हमारे को लेबर मिलना चाहिए। तो लेबर कहाँ से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा, विश्वविद्यालय से मिलेगा, जिसको कहीं NIT है, IIM है, IIPM है कि नहीं। ये सारे चीज़, लॉ यूनिवर्सिटी है, उसको चाहिए लीगल एडवाइज़र चाहिए, मार्केटिंग करने वाला चाहिए। तो सब कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा एजुकेशन सेक्टर से। आई बात समझ में, कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी देश में जाते हैं तो उसको ह्यूमन कैपिटल कहाँ से मिलेगा, मैनेजर, जनरल मैनेजर। तो किसी भी देश में अगर इंडस्ट्री को विकास चाहते हैं तब वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका रूप में अदा करती है। ठीक है, लिखो, सोशल सिग्निफिकेंस, सामाजिक विकास। समाज में दो समस्या है जी, एक समस्या बीमारी जिसको लोग इलाज नहीं कराते हैं, और दूसरा समस्या है लगातार जनसंख्या वृद्धि। दोनों का सॉल्यूशन क्या है, लोग बीमार पड़ते हैं तो नहीं दिखला पाते हैं, तो उसके लिए अगर सरकार फ्री में इलाज कर दे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट दी है, उसको लगे हमारे पास कार्ड है 5 लाख तक हमको फ्री में इलाज हो जाएगा। कहीं दर्द करे माथा में, कपार में, चल गए और उसको दिखला लिए, बुखार आया, सर्दी आया। आप मेंटली फिट रहिएगा, हेल्दी मतलब आपका हेल्थ साउंड रहेगा। साउंड हेल्थ मतलब आवाज़ करना नहीं, साउंड हेल्थ मतलब बढ़िया हेल्थ रहे, स्वस्थ रहें, तब ना अच्छे से सोचिएगा। और अच्छे से सोचिएगा तभी अब समाज का विकास संभव है। और अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो जैसे शुरू में बताए थे कि हमारा जनसंख्या का समस्या अपने आप दूर हो जाएगा।
सामाजिक विकास में एक जात पात से छुटकारा भी होता है। जब सब लोग पढ़ जाएगा ना तो जात पात नहीं पूछता है जी। इसलिए हमारे समाज में समस्या क्या है? जातिवाद, कास्टिज्म। लेकिन जब सब लोग पढ़ लेते हैं तो पढ़ने लिखने के बाद उनको इस तरह की फालतू चीज़ों को सोचने के समय नहीं रह जाता है। यानी कि किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन वाइटल रोल एंड इनविटेबल रोल इन फास्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्रोथ का मतलब इनकम बढ़ना, लेकिन अगर चीज़ों की परिवर्तन हो तो उसे चेंज कहते हैं, और ग्रोथ प्लस चेंज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सीधा सीधी याद रखिए कि अगर इनकम के साथ अगर आपके अंदर अकल भी आ जाए तो उसे हम लोग विकास कहते हैं। और अकल कैसे आएगा? एजुकेशन से। और एजुकेशन यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए लॉन्ग रन प्रोसेस। ऑनलाइन में जल्दी सीखता जल्दी भुलाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आई कांटेक्ट नहीं बना। हम उसके खिलाफ नहीं है, बोलते हैं, क्योंकि उसमें आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी तुम लोग हमसे बोलते हो, हम तुमसे बोलते हैं, तो लगता है ना, यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन है वो सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। एजुकेशन, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, पहले वो अत्याचार करते नहीं। महिलाएं भी शिक्षित हो जाती हैं तो अपने नेक्स्ट जनरेशन पर अत्याचार होने नहीं देती हैं। शिक्षित महिलाएं बहुत ही कम है जो पेट में ही गर्भ में अपने बच्चे को मार देती है। बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कि 2 बेटी है या तीसरा बेटी क्यों लाएंगे। लेकिन शिक्षित जब महिला हो जाती है तो इस चीज़ों को समझती है, और वो जो देखिए जीरो कभी नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। इसलिए सामाजिक विकास में शिक्षा के विकास की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। दोनों का मतलब दिखा देते हैं और फिर छोड़ देंगे। लिखो, थोड़ा थोड़ा है। मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, कुछ इसमें और पॉइंट है बाबू, लिख लो। इसमें कुछ और पॉइंट है सिग्निफिकेंस में। पहला लिखो, नेक्स्ट लिखो इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। हाँ, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है ना जी किसी भी सेक्टर्स में। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर मिलता है, अभी बताए थे, सब विकास को रोजगार का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए हेल्प इन मार्केट एक्सटेंशन। हेल्प इन मार्केट एक्सटेंशन, बाजार के विकास में मददगार। हाँ, हेल्प इन मार्केट एक्सटेंशन, जैसे जब इंडस्ट्री होगा और एग्रीकल्चर का विकास होगा तो नए नए बाजार का भी विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इन्हांस एबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। इन्हांस एबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। इन्हांस एबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। और नेक्स्ट लिखिए इंड्यूसेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। देखो विदेशी लोग यानी कि फॉरेनर जो यहाँ पे आते, देखिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है, और एक पूंजी का भरपाई कहाँ से होगा? विदेश से होगा। तो विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। जब फैक्ट्री लगाएंगे तो उस फैक्ट्री से सामान आने जाने की सुविधा शहर तक है कि नहीं, तो पहले क्या चाहिए? रोड चाहिए। उसका रॉ मटेरियल विदेशों से आ पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए बंदरगाह चाहिए, पोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। वो खुद जो है अंबानी साहब, अडानी साहब, बिल गेट्स जब आएंगे तो उनको एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो पता चला उनको आना है पटना, तो पहले उतरेंगे दिल्ली, दिल्ली से गया, गया से पटना, तो कैसे आएंगे? तो अच्छी एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे बंदरगाह की व्यवस्था होना चाहिए और अच्छे रेलवे का विकास होना चाहिए, ये खोजते हैं ना वो। फिर है अच्छा प्रशासन होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स है। दो किसी भी देश में इंडस्ट्री के विकास के लिए 2 चीज़ होता है, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, एक सोशल। पॉलिटिकल मतलब समझते हैं अच्छा नियम उसके फेवर में होना चाहिए, संविधान उसको कुछ इजाज़त दे, और ऐसा 1991 में हुआ था, बताए थे। जो बाधा था उस बाधा को ख़त्म किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म में ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म, कुछ सोशल रिफॉर्म भी लाया गया। बहुत सारे नियम कानून को चेंज किया गया ताकि विदेशी लोग यहाँ इंड्यूसमेंट में, इंड्यूस मतलब मनाना, इन्वेस्टमेंट के लिए मनाना। और एक में 2 चीज़ होता है, एक होता है FDI, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो कि जब कोई विदेशी कंपनी, विदेशी इंस्टीट्यूशंस यहाँ के शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जो कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाता है जिसका मालिकाना उसके पास होता है तो उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कोई व्यक्ति इतना पैसा लगाएगा तो उसके फेवर में काम होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हमारे की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तब। आज हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रही है, आज हमारे राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रही है, तो पूरी दुनिया से आके यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि भाई इतना तेज़ी से भारत कैसे विकास कर रहा है। नो डाउट समस्याएं सामाजिक हर जगह है, अमेरिका में भी समस्या है, रूस में भी समस्या है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है ना, ब्रिटेन में भी है, सब जगह सामाजिक समस्या है। लेकिन उस सामाजिक समस्याओं के साथ वो अपना आर्थिक विकास करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो कंट्री है एक मल्टी कल्चर्ड कंट्री है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए भारत आगे की ओर बढ़ रही है, कम नहीं है। आज हम लोग जो है पूरी दुनिया में एक अच्छे स्थान रखते हैं। आपस में लड़ाई तो होती है कि वो कहाँ उस सरकार कम किया, कहाँ वो सरकार ज़्यादा काम किया, ये कभी कम होने वाला नहीं है। जब घर में भाई 3 होते हैं, 4 होते हैं तो चारों का मत अलग होता है, तो ये तो सरकार है ना। लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ होता है, विकास होता है। महंगाई होगी, महंगाई है तो पूरी दुनिया में है, क्लियर यही बस है। और लेकिन सरकार सब्सिडी कमा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर, अच्छी बात है। और अच्छे हैं कि एजुकेशन पे खर्च करें, प्रोडक्टिव काम करें, क्लियर, प्रोडक्टिव काम करें। हेल्थ एजुकेशन फ्री, जैसे लड़कियों को फ्री वैसे लड़कों को फ्री होना चाहिए, क्योंकि गरीब लड़के भी होते हैं, नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा ना। पता चला गरीब लड़का पढ़ नहीं रहा है, तो सबको एक समय के लिए, एक मेरा मॉडल है कि 10 साल 20 साल के लिए एकदम LKG से लेके PG तक, PhD तक सबको फ्री होना चाहिए। और जिसको क्षमता है वो पढ़ेगा। प्राइवेट विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के सुधार होना चाहिए। पढ़ाई रिसर्च ओरिएंटेड हो, यही ना है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आपका अच्छा स्कूल है, अच्छा कॉलेज है, अच्छे विश्वविद्यालय है, रिसर्च सेंटर है ना। हम तो कहेंगे कि अगर IIM, एक और बैच में बोल रहे थे, अगर IIM अच्छा है, IIT अच्छा है, तो सरकार को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए पूरे स्कूल कॉलेज पे एक मॉडल बनाया जाए कि ऐसा ही होगा। सब बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों कोचिंग के लिए परेशान रहेंगे, रिसर्च करेंगे। जो कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं वो भी दिल से पढ़ेंगे, उनको भी विश्वविद्यालय में काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब ऐसा होगा तो अधिक लेबर फोर्स का डिमांड होगा, अधिक ह्यूमन कैपिटल का डिमांड होगा, सबको काम मिलेगा। जो कोचिंग सेक्टर में पढ़ाते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो भी नॉलेजेबल होते हैं, वो भी क्वालिफाइड होते हैं। और कुछ लोग क्वालिफाइड नहीं होते, अच्छा पढ़ाते हैं, तो वैसे को मिलना चाहिए। अधिकार है ना। रामधारी सिंह दिनकर उतने क्वालिफाइड नहीं थे बाय डिग्री, लेकिन फिर भी उनको अच्छा पद मिला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पूरे दुनिया में कि जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंदर डेवलपमेंट की विचार नहीं होते हैं। आज यहीं तक रखो, नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे।